मूर्तिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्संज्ञाकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति मङ्गलश्लोकः। गतपाठे वयं पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रस्य एकम् अर्थं दृष्टवन्तः। अद्य तस्यैव सूत्रस्य द्वितीयः अर्थः कः इति पश्यामः। दृश्यते वा? पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रस्य द्वौ अर्थौ स्तः। There are two meanings of this sutra. So one meaning is पूर्वत्र असिद्धम्. पूर्वत्र means पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये. पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये परम् असिद्धं भवति। नमस्ते नमस्ते। पूर्वत्र सिद्धम् पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये परम् असिद्धं भवति। पूर्वस्मिन् नाम सपाद सप्ताध्यायीस्थ यत् कार्यमस्ति, सपाद सप्ताध्यायीस्थं यत् कार्यमस्ति तस्मिन् कार्ये कर्तव्ये त्रिपादीस्थं कार्यं यदस्ति तद् असिद्धं भवति इति सूत्रस्य एकः अर्थः। तत् कथं भवति इत्यादिकं गतपाठे दृष्टम् अस्माभिः। अद्य तस्य सूत्रस्य द्वितीयम् अर्थं पश्यामः। कथमिति चेत् इदं पूर्वत्र सिद्धं सूत्रम् अधिकारसूत्रं भवति। इदं पूर्वत्र सिद्धं सूत्रम् अधिकारसूत्रं भवति। अधिकारसूत्रं नाम किं करोति? उत्तरोत्तर सर्वेषु सूत्रेषु अनुवर्त्य स्व अर्थं स्वस्य अर्थं तत्र उपस्थापयति। सूत्रेण सह स्वस्य अर्थं तत्र उपस्थापयति। What does adhikara sutra do? Adhikara sutra, it will go to every sutra, every following sutra, and it will add its meaning to that respective sutras, to that each and every sutra. So what is the meaning of Purvatra Siddham? Whatever you are doing before this, using the sutras taught before this sutra, while doing those vidhis, then the next the vidhis taught by next sutras will be asiddham. So in Tripadi also this Purvatra Siddham Sutram goes to every sutra and adds this meaning to each and every sutra. So in every sutra this line also added. So in every sutra, that sutra itself becomes Purva Shastram, and the later sutras which are taught to the Tripadi Sutra, those will become the Parashastram according to that sutra, particular sutra. So in Tripadi, whatever you do using the Purva Sutram, in between Tripadi also, the next sutram will be Asiddham. समझ में आ गया ना? अभी देखिए पूर्वत्र सिद्धम सूत्र का अर्थ क्या हम पढ़े थे। ये पूर्वत्र सिद्ध सूत्र जहां उपदिष्ट हुआ है अष्टमाध्याय द्वितीय पाद प्रथम सूत्र है। तो इससे पहले कितने सूत्रों का उपदेश हो गया है?
7 अध्याय और एक पाद का उपदेश हो गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्वत्र, मतलब पूर्व शास्त्र बोलते हैं। उसका ही एक नाम है सपाद सप्ताध्यायी, 7 अध्याय और एक पाद। इसमें इन्हीं सूत्रों के द्वारा जो विधि का बताए, जो जो विधि बताए गए हैं, वो पूर्व शास्त्र और या सपाद सप्ताध्यायी के नाम से कहा जाता है। और इस सूत्र के बाद कितने सूत्र हैं? 3 पाद हैं। इन 3 पादों को क्या बोलते हैं? त्रिपादी बोलते हैं। तो ये सूत्र बीच में एक सीमा की तरह रहता है, मतलब पूर्वत्र। इस सूत्र से पूर्वत्र जो सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के द्वारा जो कार्य विधि जो उपदेश किए गए हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो इसके बाद में जो सूत्र हैं त्रिपादी सूत्र, उन सूत्रों के द्वारा किया गया कार्य असिद्ध हो जाता है। ये सूत्र का ये एक अर्थ है। तो हम पहले इसका उदाहरण भी देखे थे। हरे इहा, विष्णु इहा, नहीं तो अग्नये इदम। जब भी कुछ होम करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, अग्नय इदम न ममा। ये जो हम होम में डालते हैं ये अग्नि के लिए, मेरा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इंद्राय इदम न ममा, ऐसे बोलते हैं। तो अग्नये इदम, अग्नये हो गया चतुर्थी विभक्ति, तो एक पदम हो गया, और पद के अंत में एज वर्ण है, एकार है। और इदम, इदम में ई अज वर्ण है, इसीलिए यहाँ एचो यवा यावह, इस सूत्र के हिसाब से ऐ आदेश आ जाएगा। तो अग्नय इदम। अभी लोपशाकल्यस्य इस सूत्र के हिसाब से वैकल्पिक लोप हो जाएगा, यकार का वैकल्पिक लोप हो जाएगा। अगर यकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है तो अग्नय इदम ऐसे ही रहता है। अभी संदेह है, अग्नय है और इदम है, यहाँ पूर्वत्र अकार है और परत्र इकार है, तो और ई मिलके गुण संधि हो सकता है कि नहीं, ये संदेह है। ये हम कल के क्लास में देखे थे। तो यहाँ गुण संधि नहीं होगा। क्यों? गुण संधि जो है सपाद सप्ताध्यायी में उसका उपदेश हुआ है, उस सूत्र का आद गुण, इस सूत्र का उपदेश सपाद सप्ताध्यायी में हुआ है। और उससे पहले जो हम सूत्र का उपयोग करके यकार का लोप किए हैं, वो कौन सा, कहाँ उसका उपदेश हुआ है? त्रिपादी में उसका उपदेश हुआ है। आखिरी जो 3 पाद है अष्टमाध्याय के, उनमें से वो सूत्र है लोपशाकल्यस्य। तो इस सूत्र से हम लोप किए हैं, हमें पता चलता है कि अकार और इकार है। लेकिन गुण संधि जो सूत्र है, पूर्वोत्तर सिद्ध सूत्र जो है, सपाद सप्ताध्यायी के जो भी सूत्र हैं, उनके हिसाब से ये त्रिपादी है ही नहीं। इसको महाभाष्य में महाभाष्यकार ऐसे समझाते हैं, दृष्ट पिशाच न्याय। मतलब घने रात को एक घने जंगल में हम जा रहे हैं, कोई एक बंदा जा रहा है, तो पेड़ के ऊपर पिशाच एक बैठा हुआ है। तो ये आदमी पिशाच को नहीं देख सकता है, लेकिन पिशाच इसको देख सकता है। वैसे ही ये पूर्व सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र त्रिपादी को देख नहीं सकते, मतलब उनके हिसाब से त्रिपादी है ही नहीं। लेकिन त्रिपादी जो सूत्र हैं वो सपाद सप्ताध्यायी को देख सकते हैं। तो अभी देखिए, हराये इह, हरे इह, एक हम ये स्लाइड थोड़ा आगे जाते हैं तब ये, अभी देखिए, हरे इह, यहाँ एचो यवा यावह इस सूत्र के हिसाब से ऐ आदेश आ गया, तो हरय इह हो गया। यहाँ विकल्प में मतलब ये ऑप्शनल है, लोप शाकल्य सूत्र जो सूत्र की प्रवृत्ति जो होती है ये ऑप्शनल है। तो उस सूत्र के हिसाब से यकार का लोप हो गया, वैकल्पिक लोप। अगर यकार का लोप करते हैं तो अभी पूर्वत्र अकार और परत्र इकार हो वहां है,
हमें पता चलता है इस सूत्र से लोप किया गया है बोल के, लेकिन ये जो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के हिसाब से त्रिपादी है ही नहीं। अगर त्रिपादी बोल के कुछ पदार्थ है ही नहीं, तो उसमें से जो सूत्र के द्वारा हम यहाँ लोप किए हैं, उस सूत्र के द्वारा जो लोप किया गया है वो लोप भी उनको नजर में नहीं आएगा। अगर उनके नजर में ये यकार का लोप नजर में नहीं आता है, तो वो गुण संधि का सूत्र यहाँ आके देखकर क्या समझता है, ना ना यहाँ हमारा कार्य करने के लिए उचित स्थान नहीं है। क्यों? उचित स्थान कब होगा? पूर्वत्र अकार और परत्र अज्वर्ण होने से ही हमारा प्रवृत्ति हो सकती है, हमारी प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ तो पूर्वत्र यकार ही है। वो पूर्वत्र से सपाल सप्ताध्यायी के सूत्रों के हिसाब से या लोप हुआ ही नहीं। इसीलिए आप जब भी सपाल सप्ताध्याय के सूत्र को लेकर कुछ काम करना चाहेंगे, तो ये उससे पहले जो त्रिपादी का सूत्र को उपयोग करते हुए जो काम किया गया है वो असिद्ध हो जाएगा, मतलब होते हुए भी ना होने की तरह दिखाई देगा उन सूत्रों को, जिसकी वजह से वो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अगर यलोप होता है तो हमें गुण संधि नहीं करना है, क्योंकि गुण संधि सपाद सप्ताध्यायी कार्य है। इसीलिए हारा इहा ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही त्रिपादी में भी एक अगर पूर्व सूत्र के द्वारा कुछ काम करते हैं, तो उससे पहले अगर उसके बाद वाला सूत्र से कुछ काम किए हैं, उसके बाद उसका पूर्व सूत्र से कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो काम असिद्ध हो जाएगा, पूर्व सूत्र का काम वहां नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ये कल का भी एक वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, होने के बाद उसको और इसको मिला के एक बार देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है तो हम आगे के क्लास में भी फिर इसका चर्चा करेंगे। तो ये पूर्वत्र सिद्धम सूत्र अधिकार सूत्रम भी होता है, जिसकी वजह से ये खाली एक ही अर्थ नहीं देता है। एक अर्थ हो गया कि इस सूत्र जहां उपदिष्ट किया हुआ है, अष्टमाध्याय द्वितीय पाद प्रथम सूत्र, इस सूत्र जहां उपदेश हुआ है, इससे पहले जो शास्त्र है उसको जितने सूत्र हैं सपाद सप्ताध्यायी के नाम से बुलाया जाता है, और बाद के जितने सूत्र हैं उनको त्रिपादी के नाम से बुलाया जाता है। अगर आप पहले त्रिपादी में उपदिष्ट किसी सूत्र के द्वारा कुछ काम करते हैं, करने के बाद उसका स्थिति ऐसे बन जाती है कि सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र से और कुछ काम होने के जैसा होने का उपयुक्त बन जाता है, फिर भी सपाद सप्ताध्यायी सूत्र वहां काम नहीं करता है। क्यों? अगर वो काम करने के लिए आता है तो तुरंत ये त्रिपादी से जो काम हुआ है वो काम असिद्ध हो जाएगा, मतलब होते हुए भी ना होने की तरह दिखाई देगा। तब अगर ना हुआ तो उसको वो सूत्र प्रवृत्ति करने के लिए वो उचित स्थान ही नहीं पैदा हुआ। इसीलिए वो सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र, जो भी सूत्र है उनके द्वारा विहित कार्य यहाँ नहीं होगा। वैसे ही त्रिपादी में भी अगर कोई बाद वाला सूत्र के द्वारा कुछ काम वहां किए हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पत्ति हो गई है कि उससे पहले वाला सूत्र का वहां प्रवृत्ति हो जाएगा, लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं है, उस सूत्र का प्रवृत्ति वहां नहीं होगा। क्यों? वो सूत्र अगर वहां काम करना जाता है तो ये बाद वाला जो सूत्र से द्वारा किया गया काम असिद्ध हो जाएगा, मतलब वहां काम होते हुए भी ना होने की तरह दिखाई देगा। अगर नहीं हुआ तो पूर्व शास्त्र का वहां प्रवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बना, इसीलिए वो असिद्ध हो जाएगा। ये दूसरा अर्थ है। तो अभी हम सूत्र का अर्थ यहां देखेंगे। पूर्वत्र सिद्धम पदच्छेद, पूर्वत्र असिद्धम। पूर्वत्र मतलब पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये। पूर्व मतलब सपाद सप्ताध्यायी में जो शास्त्र उपदिष्ट हुए हैं, सूत्र उपदिष्ट हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया कार्य करेंगे तो उससे पहले जो त्रिपादी के सूत्र के द्वारा जो काम किया गया है वो असिद्ध हो जाएगा, अगर करना चाहेंगे तो। सूत्रार्थ
पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रात् विद्यमानं सर्वं सूत्रजालं सूत्रात् पूर्वं विद्यमानं पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रात् पूर्वं विद्यमानं सर्वं सूत्रजालं सपाद सप्ताध्यायी इति उच्यते। पूर्वत्र सिद्ध जो सूत्र है उससे पहले जितने भी सूत्र हैं 7 अध्याय और 1 पाद, इन सभी को किस नाम से जाना जाता है? सपाद सप्ताध्यायी। और इस सूत्र के बाद जो 3 पाद हैं उनको त्रिपादी, अवशिष्टम त्रिपादी इति। सपाद सप्ताध्यायी कार्ये कर्तव्ये त्रिपादी असिद्धा। अगर त्रिपादी असिद्धा कब बोल सकते हैं? अगर पहले सिद्ध हुआ है तो तभी असिद्धा बोल सकते हैं ना। अगर कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ तो ये सुंदर नहीं है, ये चतुर नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? अगर कोई बंदा पैदा हुआ है तभी उसको देख के हम बोल सकते हैं नहीं नहीं ये सुंदर नहीं है। वैसे त्रिपादी का सूत्र के द्वारा किया गया काम असिद्ध हो जाएगा, मतलब पहले उसके द्वारा कुछ काम किया गया है, उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि पूर्वत्र सपाद सप्ताध्यायी सूत्र के द्वारा और कुछ काम वहां कर सकते हैं। अगर उस सूत्र से कुछ काम करना चाहेंगे तो ये असिद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण हरे इहा, हरे इहा जो है अयादेश कर दिए, हरय इहा। अभी से देखिए हरय इहा, और एक बार फिर पीछे जाकर देखते हैं हरय इहा। अभी त्रिपादी सूत्र है लोपशाकल्यस्य 8-3-19, इसका संख्या 8-3-19। तो इस सूत्र से वहां यकार का लोप, वैकल्पिक लोप करते हैं। अगर लोप करते हैं तो क्या होता है? हरा इहा। अभी पूर्वत्र अकार और परत्र इकार, ऐसी स्थिति बन जाती है कि आद गुण सूत्र से, सूत्र के द्वारा गुण संधि वहां कर सकते हैं, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जब गुण संधि का सूत्र आद गुण दौड़ के आता है यहाँ गुण संधि करने के लिए, तब तक ये शास्त्र असिद्ध हो जाता है। ये लोप शाकल्य के द्वारा जो यकार लोप किया गया है वो असिद्ध हो जाता है। मतलब आद गुण अपने के द्वारा जो कार्य वहां करना चाहिए वो कार्य करने के लिए युक्त स्थिति ही उसको प्राप्त नहीं होती है। जब वो आके देखता है तो क्यों नहीं प्राप्त होती है? इन सूत्रों के हिसाब से ये सूत्र है ही नहीं। अगर लोप शाकल्य इस नाम का एक सूत्र ही नहीं है तो आप यकार लोप कैसे करेंगे? तो वो सूत्र जब आगे देखता है यहाँ तो यकार है, हमारा प्रवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं है, उचित स्थान नहीं है, बोल के चला जाएगा। ये हो गया। अगर यलोप वैकल्पिक है, अगर यलोप नहीं करते हैं तो हरय इहा बस जोड़ दीजिए, हर इहा। वैसे ही विष्णव इहा, विष्णविहा, वलोप नहीं होता है तो, अगर वलोप होता है तो विष्णु इहा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ कोई संधि नहीं होगी। ये कुछ मुख्य अंश है व्याकरण शास्त्र को अच्छे से समझने के लिए, जो विशेष्य विशेषण भाव, तदादि विधि तदंत विधि, हम कल के पाठ में भी और एक बार ये दोनों विधि इनके बारे में पढ़े हैं, जाने हैं। उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, जान सकते हैं और अच्छे तरह से। और ये पूर्वत्र सिद्धम को गेम चेंजर बोलते हैं। हमें लगता है कि सब सठ यहाँ तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। वो सारे ठीक होने से भी ये पाणिनि इतने मतलब उनकी बुद्धि कुशलता इतनी अच्छी है, वो एक भी सूत्र हम उसका नंबर अगर क्रम संख्या इधर उधर कर देते हैं तो सारा व्याकरण गड़बड़ हो जाएगा, सारा व्याकरण गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड्स में इतने सारे वायर्स, इतने सारे कनेक्शंस, एक कनेक्शन इधर उधर हो गया तो पूरा सर्किट जल जाएगा। वैसे इतने वो सोच समझ के लिखे हैं, वो सोच समझना मतलब वो तो तपशक्ति है, लिखे हैं। इसीलिए वो मतलब बाद वाला सूत्र त्रिपादी में भी अगर कुछ कोई त्रिपादी में उदाहरण के तौर पर 8-3-17 एक सूत्र है, 8-3-17 से कुछ काम किए हैं, उसके बाद 8-3-1 सूत्र का वहां उचित स्थिति बन जाती है वहां कार्य करने के लिए। अगर वो कार्य करने के लिए आता है तो क्योंकि उसके हिसाब से भी बाद वाला सूत्र कोई नहीं है,
त्रिपादी में भी हर एक सूत्र अपने ऊपर के सूत्र को ही देख पाते हैं, अपने सूत्र, इस सूत्र के बाद जो सूत्र है उनको नहीं देख पाते हैं। इसीलिए वो सूत्र भी आकर कुछ काम करना चाहते हैं तो ये सूत्र असिद्ध हो जाता है, तो उस सूत्र के द्वारा जो काम किया गया वो भी नहीं दिखेगा, ऐसी स्थिति है। तो ये हो गया पूर्वत्र सिद्धम सूत्र है। पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये परम सिद्धम स्यात्, ये एक अर्थ है। और त्रिपाद्याम अपि, क्योंकि बाद के जो सूत्र हैं त्रिपादी में हर एक सूत्र के साथ ही जाता है अधिकार सूत्र, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, पूर्व शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र मतलब सूत्र, पूर्व सूत्र के हिसाब से पर सूत्र नहीं है, मतलब असिद्ध है। हाँ? ये इस पूर्वत्र सिद्धम ये अधिकार सूत्र है। इसके बाद हम वृद्धि संधि क्या है देखते हैं। इससे पहले आपको एक संदेह हुआ होगा गुण संधि के समय पर। गुण संधि कहाँ का नियम क्या है? आद गुण, पहले अगर अकार है, अवर्ण है, अवर्ण के बाद अगर अज्वर्ण है, क्योंकि इको यणची से अच बोल के अनुवृत्ति आती है, तो अज्वर्ण है तो गुण संधि होगा। लेकिन हम क्या क्या उदाहरण देखे थे? अ के बाद अ का उदाहरण नहीं देखे। अ के बाद ई, इन दोनों के स्थान पर एकार आदेश में आ जाता है। अ के बाद उ, इन दोनों के स्थान पर ओकार आदेश में आ जाता है। और उसके बाद आ के बाद र और ल, ये दोनों वर्ण होते हैं, तो आ र, इन दोनों वर्णों के स्थान पर आकार ही आता है, लेकिन वो रपर बन के आ जाता है। अ और ल होता है तो आकार ही आता है, उन दोनों के स्थान पे लपर आकार लपर बन के आ जाता है, तो अल बन जाता है। यहाँ तक ही देखे हैं। तो ए ओ आई औ ये भी अज्वर्ण ही है, तो यहाँ पे इसका भी गुण संधि का उदाहरण कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ क्यों गुण संधि नहीं दिखाया गया, उदाहरण क्यों नहीं दिखाए गए हैं, ये एक संदेह है नियम के हिसाब से। उसको समझने के लिए पहले वृद्धि संधि क्या है ये देखेंगे। वृद्धि संधि, जैसे गुण संधि में गुण संज्ञा के वर्ण आदेश में आते हैं, तो ये गुण संज्ञा के वर्ण क्या क्या होते हैं? तो अदेन गुण, ये हम पढ़े थे गुण संज्ञा सूत्र। वैसे पहले वृद्धि संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे। वृद्धि माने क्या, व्हाट इज वृद्धि? ये वृद्धि आदेश इस सूत्र से पता चलता है। वृद्धि ही आदेश पदच्छेद वृद्धि ही, वृद्धि बोल के संज्ञा किनका? आत, दीर्घ आकार का। यहाँ तपरकरण किया गया है, इसलिए सारे अष्टादश आकार हम नहीं ले सकते, खाली दीर्घ आकार का ही वृद्धि बोल के संज्ञा है। आत ऐच, ऐच भी तपरकरण किया गया है, क्योंकि तपरकरण सूत्र में दो तरह का समास हम लेते हैं। तहा परहा यस्मात, जिस वर्ण के बाद तकार का उच्चारण दिखता है वो वर्ण तपर है, आत। और तात परह तपरह, तकार के बाद जो वर्ण उच्चरित होता है वो भी तपर बन जाता है, तो दैच। यहाँ तकार जस्व के जस्व संधि हो गया, ता दा में बदल गया आदैच में। सो आद मतलब वो तकार है, आकार के बाद तकार है, इसलिए आकार तपरकरण दीर्घ वर्ण ही लेना चाहिए। तैच में ऐच बोल के प्रत्याहार, ये दीर्घ वर्णों का प्रत्याहार है, ऐ औ, तो उससे पहले तकार का उच्चारण है, इसलिए वो भी प्रत्याहार है, तपरकरण है, तो प्लुत वर्णों का ग्रहण नहीं कर सकते हम। तो इससे क्या पता चलता है? वृद्धि बोल के कौन से अक्षरों की संज्ञा हो जाती है? दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार और दीर्घ औकार, ये तीन वर्णों का वृद्धि बोल के संज्ञा। साधारण के तौर पे हमारे संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में, किसी भी शास्त्र में कुछ ग्रंथ अगर बनाते हैं तो वो शास्त्रकार पहले मंगलाचरण करते हैं, मतलब इष्ट देवता नमन करते हैं, नहीं तो अपने गुरुजनों का नमन करते हैं। ये एक परंपरा है। क्यों करते हैं? मतलब शिष्य शिक्षा यही, वो तो अपने मन में भी नमस्कार कर सकते हैं, अगर ये निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए करते हैं। ये ग्रंथ जो शुरू करने जा रहे हैं
उस ग्रंथ का निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, कोई विघ्न बाधा नहीं हो, इसीलिए करते हैं। तो उसके लिए तो मन में भी कर सकते हैं ना, क्यों लिखते हैं ग्रंथ में आप पहले क्यों लिखते हैं? ताकि ये बताने के लिए, वो तो मन में कर सकते हैं, ताकि ये बताने के लिए जो पढ़ते हैं उनका भी मंगल हो, और ये भी सिखाने के लिए। ऐसे ही अगर आप भी कुछ लिखना चाहते हो, कुछ काम करते हो, तो मंगलाचरण करना चाहिए। शिष्य शिक्षा, यही शिष्य जो पढ़ते हैं उनको उनका ऐसे आचरण करने का शिक्षा देते हैं, और उनका भी मंगल, वो मन में करते हैं तो उनका उनके लिए ही मंगल होगा। शिष्यों का कब मंगल होगा? वो भी पढ़ेंगे तभी मंगल होगा। तो ठीक है, अभी अष्टाध्यायी में कोई मंगल श्लोक ही नहीं दिखता है। पहला सूत्र ही वृद्धि राधेच अदेन गुण, इको गुण वृद्धि, ऐसे ही सूत्र शुरू कर दिए हैं पाणिनि। तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, क्या पाणिनि महर्षि इतने पुराने हैं, उनको इतना भी पता नहीं है क्या मंगलाचरण करते करके ही ग्रंथ का आरंभ करना चाहिए? तो वहां भाष्यकार बोलते हैं, मंगलार्थमेव आचार्य वृद्धि शब्द आदौ प्रयुक्ते। ये वृद्धि शब्द जो है वो शब्द ही अपने में मंगलात्मक शब्द है। मतलब जो पढ़ते हैं उनका वृद्धि हो, जो करते हैं उनका भी वृद्धि हो, जो किया जाता है उस ग्रंथ का भी वृद्धि हो, वो वृद्धि शब्द। इसीलिए देखिए, वृद्धि आदेश संज्ञा पहले बताए हैं और संज्ञी बाद में बताए। आदेश का वृद्धि नाम है। सामान्य के तौर पर क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को दिखाकर ये राम है, ये कृष्ण है बताते हैं। मतलब पहले उसका नाम से जो जाना जाता है उसको पहले दिखाते हैं और उसके बाद उसका नाम बोलते हैं। संज्ञी पैसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद उसका संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा मतलब नाम, वो संज्ञा जिसका है वो संज्ञी। लेकिन यहाँ पाणिनि रिवर्स किए हैं, इसी वृद्धि शब्द को पहले लाने के लिए। वृद्धि आदेश, दूसरा सूत्र आज अदेन गुण, दूसरा सूत्र ही अदेन गुण, उसमें नॉर्मल शैली पे आ गए हैं। अदेन ये और एंग जो है इनका गुण संज्ञा है, गुण बोल के संज्ञा है। लेकिन वृद्धि आदेश में ऐसे नहीं किए हैं, आदेश वृद्धि नहीं किए हैं, वृद्धि आदेश। तो इससे ही पता चलता है आचार्य पाणिनि वृद्धि शब्द मंगलात्मक है बोल के पहला उसका उच्चारण करते हुए ग्रंथ का आरंभ किए हैं। वही मंगलाचरण है इस शास्त्र में। ठीक है, तो अभी व्याकरण शास्त्र में वृद्धि मतलब क्या क्या है? दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार, दीर्घ औकार। अभी आगे पढ़ेंगे वृद्धि संधि क्या है। तो वृद्धि संधि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस संधि में वृद्धि वर्ण, वृद्धि सम्यक वर्ण आदेश के तौर। अंडरस्टैंड व्हाट इज वृद्धि संधि by listening the name Vriddhi Sandhi. Here we can understand that the letters which are called Vriddhi, those are Dirgha Akara, Dirgha Aikara and Dirgha Aukara. These three letters will come as replacement in this Sandhi. Let's see. Vriddhi Radej, ये सूत्र। वृद्धि ही वृद्धि रेची, वृद्धि ही एची, दो पद हैं, टू वर्ड्स आर देयर। वृद्धि ही एची, वृद्धि ही प्रथमा विभक्ति, सो वृद्धि विल कम एज रिंग। एची, दिस इज एच प्रत्याहारः सप्तमी विभक्ति। एची इट मीन्स दिस इज द कॉज, निमित्तम। एच वर्णः परत्र अस्ति चेत, अगर एज वर्ण परत्र है बाद में है तो एज वर्ण कौन कौन है? ए ओ आई औ। अभी अनुवृत्ति आद गुण सूत्र से आत, ये पंचमी अंत पद अनुवृत्ति के तौर पर आती है। तो आत मतलब ये तपरकर्ण नहीं है, अ शब्द का पंचमी विभक्ति। जैसे राम शब्द का पंचमी विभक्ति रामात बनता है, वैसे अ शब्द का पंचमी विभक्ति ही आत। सो अवर्णात, सारे अष्टादश आकारों का ग्रहण हो जाता है।
तो अगर अकार है तो उसके बाद एज वर्ण ए ओ आई औ ये 4 वर्ण है तो वृद्धि वृद्धि यहाँ अधिकार सूत्र भी एक है, एक पूर्व परयो, जो भी एक आदेश आएगा वो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आएगा। पूर्व वर्ण और पर वर्ण मतलब यहाँ आकार के स्थान पर और एज वर्ण के स्थान दोनों को मतलब मिटाते हुए उन दोनों अक्षरों के स्थान पर एक वृद्धि अक्षर, वृद्धि संज्ञा अक्षर आदेश के तौर पर आएगा। एक पूर्व परयो, तो ये सूत्र का अर्थ क्या हो जाता है, अवर्णात एच परे, अवर्ण के बाद अगर एज प्रत्याहार के वर्ण कुछ होते हैं तो पूर्व परयो ये आकार और एच प्रत्याहार के वर्ण दोनों के स्थान पर एक वृद्धि वर्ण आदेश के तौर पर आ जाएगा। तो अभी कुछ उदाहरण देखते हैं। कृष्णा एकत्वम, कृष्णा एकत्वम, कृष्णा आकार है और एकत्वम में एकार है। अभी अ और ए इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आएगा। कौन सा वृद्धि वर्ण आएगा, आकार बन गया कंठस्थान, एकार बन गया कंठतालु, तो कंठतालु स्थान का वृद्धि वर्ण क्या है, ऐकार है, इसलिए ऐकार यहाँ आदेश के तौर पर आ जाएगा। और देव ऐश्वर्यम, यहाँ पूर्वत्र आकार है और परत्र ऐकार है, तो वैसे ही अ और ऐ यहाँ भी कंठ तालु इन दोनों के हिसाब से ऐकार ही आदेश के तौर पर आएगा। देवैश्वर्यम। गंगा ओघः, ओघः मतलब प्रवाह, गंगा, गंगा का प्रवाह, तो गंगा अकार है, अवर्ण है और उसके बाद एज वर्ण ओकार है, तो अ और ओ के स्थान पर कंठ और ओष्ठ इन दोनों के स्थान पर औकार जो कंठोष्ठ वृद्धि वर्ण है वो आ जाएगा। गंगौघः। कृष्णा औत्कंठ्यम, यहाँ भी पूर्वत्र आकार है और परत्र औकार है, तो इन दोनों के स्थान पर औकार ही आदेश के तौर पर आ जाएगा। कृष्णौत्कंठ्यम। ये बताइए गुण संधि का वीडियो सारे देख चुके हैं श्वेता जी? नहीं, वो जल्दी देख लीजिए। उन वहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, र और ल होने से कैसे कौन सा वर्ण आएगा, इसका समाधान कैसे वो बताया गया है, वो देखकर समझ लीजिए पहले। तो अभी ये संदेह होता है, गुण संधि का सूत्र क्या बताता है, आकार और उसके बाद अजवर्ण होने से गुण आदेश होगा, ये बताता है। और वृद्धि संधि क्या बताता है, आकार और एज वर्ण होने से वृद्धि होगा। तो अभी एज वर्ण भी अच्छे होते हैं कि नहीं, ए ओ आई औ ये 4 वर्ण भी अज का अच प्रत्याहार में आते हैं कि नहीं, इनको भी हम अच बोलते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये एच प्रत्याहार वर्ण जो ए ओ आई औ ये 4 भी अजवर्ण ही होते हैं, तो ये बाद में होने से गुण संधि क्यों नहीं आती है, वृद्धि संधि क्यों आता है, ये संदेह है कि नहीं? हेलो जी आचार्य जी। हाँ, हाँ। तो अभी एक उदाहरण देखिए, एक कक्षा में सारे छात्र हैं, तो वो गुरुजी क्या बोले, आप सारे आ जाओ अभी हम पढ़ेंगे। उन छात्रों में से कुछ कोई प्रतियोगिता के लिए वो तैयार कर रहे हैं, 2-4 स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, तो सब आ जाइए मतलब सबको यहाँ आना है, हाँ कि नहीं? उसके बाद क्या बोले, जो छात्र प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं वो जाके अपना तैयारी करें। तो अभी क्या पता चलता है, सारे छात्र आना है, लेकिन उनमें से जो कम छात्र जो प्रतियोगिता के लिए 2-4 तैयारी कर रहे हैं वो उनको नहीं आना है, अगर उनको वही काम करना है। अगर सारे छात्र यहाँ आ जाइए बोल के वो
वचन के, उसी वचन के हिसाब से वो भी यहाँ आ जाएंगे तो दूसरा वचन व्यर्थ हो जाएगा, हाँ कि नहीं? प्रतियोगिता के लिए जो तैयार कर रहे हैं वो प्रतियोग वो तैयारी कीजिए, ये वचन व्यर्थ हो जाएगा। वैसे यहाँ भी आद गुणः सूत्र के हिसाब से अगर आकार के बाद अच होने से गुण संधि ही होगी, ऐसे ले जाएंगे तो एकार, ओकार, औकार, ऐकार भी अच है बोल के इनके स्थान पर भी अगर गुण संधि ही आएगा तो वृद्धि रेची सूत्र पूरा व्यर्थ हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो ये व्यर्थ व्याकरण शास्त्र में, कभी व्याकरण शास्त्र में ही नहीं, शास्त्रों में किसी भी ऋषि वचन या वेद वचन हमें ऐसे देखते हुए ये वचन तो व्यर्थ है बोल के अगर पता चलता है तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। वो व्यर्थ जब होता है बोल के हमें पता चलता है तो उसका ताकत बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। बढ़कर क्या करेगा, ए ओ आई औ में जो अच है बोल के जो गुण संधि प्रवृत्ति करने के लिए आता है उसको मार कर, मतलब बाधित करते हुए वृद्धि संधि यहां ही होगा, क्योंकि वृद्धि संधि को मतलब वहां कार्य करने के लिए बचा क्या है, ए ओ आई औ। अगर इसको भी गुण संधि खा जाएगा तो वृद्धि संधि के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तो ये क्या करेंगे, अगर वृद्धि संधि ए ओ आई औ में गुण संधि को बाधित करके वृद्धि संधि यहां कार्य करेगा। इसको बोलते हैं व्याप्यत्वात् बाधकत्वम। समझाता हूं, जो ज्यादा जगह फैला हुआ है उसको व्यापक बोलते हैं और जो कम जगह फैला हुआ है उसको व्याप्य बोलते हैं। अभी अच मतलब ये अच धर्म जो है ये आकार से लेकर औकार तक सारे वर्णों में व्यापक है, इसीलिए अच जो है वो व्यापक वस्तु है, व्यापक धर्म है। उनमें से एच अगर बोलेंगे तो ये व्याप्य धर्म है, इसीलिए अच वर्ण होने से गुण होगा, ये व्यापक धर्म को लेकर गुण संधि होगा। उनमें अगर व्याप्य धर्म जो है एच वर्ण अगर होगा तो ये वृद्धि होगा, मतलब एच वर्ण होने से वृद्धि ही होगा, वहां गुण संधि का प्रवृत्ति नहीं होगा। क्यों? यह व्याप्य धर्म है, हमेशा व्याप्य क्या करता है, व्यापक को मारता है, बाधित करता है। समझ में आ गया? और एक छोटे उदाहरण को देकर समझाना चाहता हूं। अभी किसी घर में 5 जन है, उनमें से 2 लोगों का ऐसा नियम है, व्रत नियम है कि वो रात को चावल नहीं खाएंगे, और 3 लोग जो हैं वो उनका कुछ नियम नहीं है, जो भी है चावल या क्या नाश्ता कुछ भी खा सकते हैं वो। तो ये 2 लोगों के लिए ही कुछ नाश्ता बनाया गया है, कुछ टिफिन की जैसा, मतलब वो चावल नहीं खाएंगे, उनका व्रत है बोल के। अगर ये 3 लोगों में से वो नाश्ता खा जाएंगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी कुछ भी खा सकते हैं, अगर वो खा जाएंगे तो ये दोनों बेचारे भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों के लिए ही वो स्थान, वो जो नाश्ता बना है वो रिजर्व कर दिया जाएगा। वैसे अगर ए ओ आई औ के स्थान पर भी यह अचवर्ण है बोल के अगर आद गुण है वो गुण संधि यहाँ आ जाता है तो ये वृद्धि रेची सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। सूजन से बात कर, क्या कह रहा है ना, वो सब्जियां वगैरह दूध गर्म कर रही थी। हाँ, तो ये वृद्धि रेची सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ होते हुए क्या करेगा, ए ओ आई औ स्थान पर गुण संधि को बाधित करेगा, बाधित करके इन वर्ण हो, ये एज वर्ण अगर है तो वहां वृद्धि संधि ही, वृद्धि वर्ण ही आदेश के तौर पर आएगा। अभी समझ में आ गया? ये उदाहरण है
वही जो उदाहरण पढ़े थे उसका ही थोड़ा, कृष्ण एकत्वम, अ और ए इन दोनों के स्थान पर ऐ, ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यही जो आकार है, आकार के बाद अगर अजवर्ण है तो गुण संधि होगा, लेकिन आकार के बाद अगर एज वर्ण है तो वृद्धि होगा। तो अच क्या हो गया, व्यापक धर्म हो गया, एच क्या हो गया, व्याप्य धर्म हो गया। इसीलिए व्याप्य धर्म के हिसाब से जो विधि होता है वो वर्ण होने से वही विधि होगा, नहीं कि व्यापक धर्म के हिसाब से जो विधि किया गया कहा गया है। तो यहाँ एच होने से गुण संधि नहीं होगा बल्कि वृद्धि संधि ही होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Then why is even A or I or are included in Gunasandhi? They can be excluded. That if Maharshi want to exclude that, then he has to tell ik avarnat iki pare gunaha bhavati. So to tell that he has to use another word ik, iki. But now iki, there are two matras. Two matras are not required, and this has seen in loka also. While in our vyavaharam also we do same thing. Like example, in normal our day-to-day vyavaharam also we act like this only. We tell is a normal thing using the vyapaka dharma and some specific things using some vyapya dharma. Yeah. So Pani also used the same technique. Okay. So here, So Acharya, akar is included into both. akar, the previous part is akar, that is same for both the sandhis. In achi and echi both. Why it is so, Acharya? Why it is so? No. ये दोनों. Because in language, whenever a and ach both are combined, then guna sandhi happens. And whenever a and h both these letters are combined, then vritti letter is replacing both these. That's why it is in the language. That's why he told like this. So ad gunaha vriddhi rechi, and for akara also some other sandhi is there. That's why akara also not coming in the guna sandhi. That's you all know. Savarna dirgha sandhi. We'll learn it later. उसके बाद उपसर्ग बोल के एक संज्ञा है, एक नाम है। किन के नाम है वो देखते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के साथ प्रादय बोल के कुछ निपात है, उनका नाम प्रादय है। प्रादय वो 22 शब्द हैं जिनको प्रादय बोलते हैं। वो पहले एक बार पढ़ लेंगे। प्रादय प्रा परा अपा सम अनु अव निस निर्दुस दुर्वी आंगी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादय। ये जो 22 शब्द स्वरूप है, निपात है, इनको प्रादय बोलते हैं। तो ये प्रादय जब किसी क्रिया के साथ जोड़ जाते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? उपसर्गाः। उपसर्गाः क्रिया योगे, पदच्छेदः उपसर्गाः क्रिया योगे। प्रादयः, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। ये प्रादय जो है 22 किसी भी क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका उपसर्ग बोल के नाम आ जाता है, नाम हो जाता है। अभी एक संदेह है, क्रिया मतलब, क्रिया जो है वो टैंजिबल है क्या? एक्शन जो है वो आप छू सकते हैं क्या, या देख सकते हैं क्या? क्रिया जो है मतलब जैसे मिट्टी का घड़ा, नहीं तो सोने की अंगूठी, जैसे हम देख सकते हैं,
स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे क्रिया नहीं है। हमेशा क्रिया किसी भी एक द्रव्य के आश्रित करके ही रहता है। अभी अभी ये हाथ जो है, यह हाथ एक द्रव्य है। अगर इसको ऐसे हिलाओ तो ये हिलने का क्रिया इस हाथ में दिखता है, इस हाथ में है। तो यह हाथ का आश्रय करके ही ये क्रिया है। क्रिया हमेशा अलग से हमें उपलब्ध नहीं होती है, हाँ कि नहीं? तो क्रिया के जी। साथ ये प्रा जो है ये सब सारे शब्द हैं। तो ये क्रिया के साथ शब्द को कैसे जोड़ेंगे, वो क्या बताते हैं? क्रिया के साथ अगर ये प्रादि शब्द, प्रादि में जो है 22 शब्द, ये क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो इनको उपसर्ग संज्ञा बोलेंगे। क्रिया तो हो गया ये इंटेंजिबल, और ये शब्द जो हो गया ये ध्वनि, ये गुण हो गया। इसके साथ इसको कैसे संपर्क होगा? मतलब यहाँ क्रिया शब्द हो गया, क्रियावाचक शब्द। जो शब्द क्रिया को बताती है, वो क्रियावाचक शब्द के साथ अगर इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो इनका नाम क्या बन जाता है? उपसर्गा। अभी ये क्रियावाचक शब्द को क्या बोलते हैं उसको जानते हैं। भूवादयो धातवः, जो धातु पाठ पाणिनि महर्षि ने बताया उनमें लगभग 2000 धातुआं हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं अष्टाध्यायी में, उन प्रत्ययों के हिसाब मतलब उपयोग करते हुए हम अलग सा धातु भी बना सकते हैं। वो कुछ 10 प्रत्यय हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो भुआदि गण में जो 2000 धातुआं हैं, इन धातुओं को, इन शब्द स्वरूपों को, इन शब्दों को धातु बोलते हैं। क्यों? दो कारण है। भूवादयः धातवः, 2 पद हैं इस सूत्र में। इस सूत्र का अर्थ क्या है, धातु क्या है वो बताता है। तो धातु क्या क्या होते हैं? 2 लक्षण होने चाहिए। क्या? एक तो भूआदि गण में उसका पाठ होना चाहिए, उसी गण में उस शब्द स्वरूप हमें दिखना चाहिए। भूआदि गण में उस शब्द स्वरूप का पाठ होना चाहिए। साथ में वो क्रियावाचक होना चाहिए, किसी क्रिया को बताने का शब्द होना चाहिए। मतलब किसी एक्शन को वो डिफाइन करना है, मतलब बोलना है। अगर वैसा होता है तो उसको धातु बोलते हैं। मतलब भुआदि गण में उसका पाठ होना चाहिए और वो किसी क्रिया को रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी क्रिया के बारे में बताना है। अगर ऐसे बताता है जो शब्द, वो शब्द को धातु बोलते हैं। क्यों इतना बताते हैं? मतलब एक धातु है भुआदि गण में, या बोल के एक धातु है। या प्रापणे मतलब जाना, याति मतलब जाति, यानम, यानम इसी धातु से आया शब्द है। यानम मतलब जो जाता है, याति मतलब जाना, याति, यातः, यान्ति। प्रयाण, प्रयाण इसी धातु से निष्पन्न शब्द है। तो ये या जो धातु है, या बोल के एक शब्द भी है स्त्रीलिंग। यत शब्द का स्त्रीलिंग में या, ये, याह। या मतलब जो औरत, या मतलब जो औरत, इसी अर्थ में। तो यहाँ वादी गण में जो शब्द है, ऐसे अगर देखेंगे तो या भी शब्द है, ये या शब्द वहां भी दिखता है, जो औरत, इसी अर्थ में भी यत शब्द का स्त्रीलिंग में या बोल के एक रूप दिखता है, तो वो भी धातु बन जाएगा। लेकिन वो या शब्द जो है वो क्रिया को नहीं बताती है, लेकिन बताता है, लेकिन वो किसी औरत को बताता है, जो औरत, इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो उसको हम धातु के हिसाब से नहीं लेना है। इसीलिए भुआदि गण में उसका पाठ होना चाहिए और वो किसी क्रिया को बताना चाहिए। ये 2 लक्षण है। अगर किसी क्रिया को बताना है यही काफी है, तो अभी क्या हो गया, किसी क्रिया को जो शब्द बताता है वो धातु बोल के ले सकते हैं ना। तो अभी या जो है, जो औरत, या स्त्रीलिंग शब्द है, उसको तो धातु नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्रिया को नहीं बताता है, क्रिया के बारे में नहीं बताता है। तो ये हो गया नहीं। कुछ अव्यय हैं, कुछ इंडिक्लेनेबल वर्ड्स जो है, अव्यय हैं, जो क्रिया को बताते हैं। जैसे पृथक, पृथक बोल के एक अव्यय है। तो ये पृथक अव्यय मतलब अव्यय क्या बताता है? अलग करना,
इसी अर्थ में वो पृथक अव्यय यूज करते हैं हम। लेकिन ये धातु पाठ में नहीं है। भुआदि में पृथक बोल के कोई शब्द नहीं दिखता है। अगर ये भुआदि में होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होता है, तो ऐसे कुछ अव्यय हैं जो कुछ क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया जाते हैं, उनका धातु बोल के इस्तेमाल कर सकता, मतलब करने का आपत्ति हो सकती है, करने की आपत्ति हो सकती है। उनका धातु नहीं होना चाहिए। या शब्द का भी धातु नहीं, धातु के हिसाब से ग्रहण नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों लक्षण बताए हैं। क्या? भुआदि गण में उस शब्द का पाठ होना चाहिए और उस शब्द से कुछ क्रिया का मतलब समझ आना चाहिए उस शब्द से, तभी उसको धातु बोलते हैं। वही यहाँ बताते हैं, वादि गण पठिता, मतलब वादि गण में जो पाठ हुआ है, वादि गण पठिता, वा सदृश, वा बोल के एक धातु है, वा गति गंधनयो, वायु वाति, हवा बहती है, हवा बहती है, ये बहता है कोई भी, तो बहना को वाति बोलते हैं। तो भू धातु के पाठ में आना चाहिए और वा धातु की तरह क्रियावाचक होना चाहिए। ऐसे जो होता है उसको धातु बोलते हैं। तो इस ऐसे क्रियावाचक शब्द जो है धातु हैं, उन धातु के साथ, धातुओं के साथ ये प्रादि अगर जुड़ जाते हैं तो उनका क्या संज्ञा बन जाता है? उपसर्ग बोल के संज्ञा बन जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको बच्चे को बच्चा ही बुलाते हैं। जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तब उसको छात्र बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, हाँ कि नहीं? वैसे ये प्रादय को प्रादय ही बोलते हैं जब तक ये धातु के साथ नहीं जुड़ जाते हैं। अगर धातु के साथ जुड़ जाता है तो उसको उपसर्ग संज्ञा बोलते हैं, उपसर्ग बोल के बोलते हैं। तो यहाँ तक आज के पाठ है। इसके तो आगे यामा जो शब्द आचार्य, यामा से शब्द है, उसमें कौन सा वही या है। कौन सा? यामा, 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 यामा कहाँ कहाँ देखे हैं? स्त्रीवाचक शब्द है आचार्य, किसी पुस्तक का नाम है, इट इज पीरियडिकल, अच्छा। पत्रिका का नाम है यामा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो जी जी, मैं बताइए। तो ये स्त्रीवाचक हो गए, या इसमें वही है, महिला को वो कर रहा है। नहीं, यामा तो एक नामवाचक ही है आप जो बताते हैं, लेकिन अच्छा। यहाँ जो या शब्द जो है, जो औरत, अच्छा अच्छा, वो अर्थ में नहीं है। या ठीक, तो ठीक है है। इसके मतलब एक अक्षर जो है वो या है, लेकिन वो ये नहीं है अभी। कुछ बाद में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, और भी और एक सूत्र में आएगा, और एक वृद्धि संधि वहां पढ़ेंगे। व्याकरण शास्त्र में अर्थवान जो शब्द है उसका ग्रहण करते हुए उसमें जो अनर्थक शब्द है उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए बोल के। जी जी, मतलब इसका अर्थ, लौकिक उदाहरण क्या देख रहा हूं, हाँ, अभी मामा जी एक शब्द है और माँ एक शब्द है। जी जी, जी, तो मामा जी में जो माँ है उसका खाली माँ का कोई अर्थ नहीं है। जी शब्द में जो माँ का, जो माँ अक्षर का जो है वो अर्थवान शब्द है। जी जी, तो अगर माँ शब्द अर्थवान शब्द का ग्रहण करते हुए मामा जी में भी माँ जो है वो भी माँ को रिप्रेजेंट करते, ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक ठीक है। अर्थवत शब्द ग्रहणे अनर्थकस्य न ग्रहणम, ये एक परिभाषा है व्याकरण के हिसाब से, हम बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। जी जी जी, तो ये आगे के वीडियोस भी देख के आप रेडी कर दीजिए, जो 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 पार्ट हम आप मिस कर गए हैं, तभी ये थोड़े संधि थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाता है ना, तो आगे की प्रक्रिया इजी हो जाएगी। जी आचार्य जी।